बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि ये जो क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मेरे आप पूरे लेक्चर ले लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between electricity and chemical reactions। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप को डील करती है, इनको स्टडी करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक हो गया। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उन केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रही होती है और रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, विच आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को ओवरऑल हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है ये हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं मींस कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है सब्सटेंसेस की और रिडक्शन भी हो रही होती है। आइदर टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, या तो वो स्पॉन्टेनियसली अक्कर होते हैं। स्पॉन्टेनियसली मींस ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। ठीक है, आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती उनको करवाने के लिए। ठीक है। एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू डिराइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। अच्छा, दोबारा से देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, वो दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स के वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं या वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मैंने आपको बताया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद अक्कर होते हैं, ऑटोमेटिकली अक्कर होते हैं। ठीक है, और रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वो खुद ब खुद अक्कर नहीं होते, बल्कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट यूज़ करना पड़ता है उनको ड्राइव करवाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए जो कि खुद ब खुद अक्कर नहीं होता, विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग थोड़ी डिटेल देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन, जो खुद ब खुद होते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट, बैरूनी क़ुव्वत, बैरूनी फोर्स, बैरूनी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती इनको करवाने के लिए, ये खुद ब खुद अक्कर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस, ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक देखें, पहली एग्जांपल, ए बॉल विल रोल डाउन एन इंक्लाइन। अब देखें यहाँ पर ये आपको एक इंक्लाइंड प्लेन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने बॉल रखी, अगर उस बॉल को आप छोड़ देते हैं तो ये बॉल आप देखेंगे कि खुद ब खुद मूव करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, आपको बिल्कुल फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी इसको इधर नीचे मूव करवाने के लिए, ये खुद ब खुद मूव कर रही होगी। ठीक है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फिर एक और एग्जांपल कि वाटर विल फ्लो डाउन हिल, हमेशा वाटर जो है वो नीचे की तरफ बहता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब ये पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद बह रहा होता है। ठीक है, मीन्स के ऊपर से नीचे की तरफ खुद बह रहा होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इस तरह का जो रिएक्शन है, उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। अब बर्फ़ को अगर आप रख दें बाहर फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे, तो आप देखते हैं कि वो आइस जो है वो खुद ब खुद मेल्ट हो रही होती है। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको आइस को आप हीट करें या उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो वो खुद ब खुद हो रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। एक और एग्जांपल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगने का जो प्रोसेस है, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लाइक अगर कोई भी आयरन का पीस या कोई भी सब्सटेंस जो कि आयरन से बना हुआ है, आयरन का है, तो अगर आप वो बाहर पड़ा रहे ना हवा में, बारिश में, तो आप देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो जो रस्ट आयरन पे हो रही है, आयरन रस्टेड हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के तमाम प्रोसेसेस को आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि खुद ब खुद अक्कर हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद अक्कर नहीं होते, बल्कि आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मीन्स कि आपको कुछ फोर्स, कुछ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस तरह के कोई एक्सटर्नल एजेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब जनरली हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अब आप देखें, फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल। अच्छा, आप देखें कि वाटर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, तो सपोज़ पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो मेल्ट हुई बर्फ़, आइस मेल्ट हुई, और पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो कर रहा है, वो खुद ब खुद फ़्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने उसी वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना होता है, देन आपको फिर कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज़ करना पड़ेगा नीचे से पानी ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए। जैसे नॉर्मली हमारे घरों में जो वाटर पंप्स होते हैं और हमारी छत के ऊपर जो है वो वाटर टैंकी पड़ी होती है, तो बेसिकली हम लोग मोटर चलाते हैं। मीन्स के क्यों चलाते हैं हम लोग?
वो मोटर हम इसीलिए चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मोटर जो है वो पानी को नीचे से ऊपर टैंकी में ले जाए। ठीक है, मीन्स के देखें वो पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं जाता टैंकी में। ठीक है, आपको मोटर चलानी पड़ती है, तो मोटर फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पानी जो है वो नीचे से ऊपर टैंकी में स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसनों असी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देने। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो हीट फ्लो है वो ऑटोमेटिकली होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो करवानी है तब खुद ब खुद तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट ज़रूर रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक हो गया। अब ये जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब ये जो रिएक्शंस होंगे ये बेसिकली सेल्स में होंगे। ठीक है, कौन कौन से सेल्स में होंगे? गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे ये नाम सुन के सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे गैल्वानिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम्स दिखा देता हूँ। ये गैल्वानिक सेल है, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, अब गैल्वानिक सेल में आपने यहाँ पर देखा है कि कहीं पे बैटरी नहीं यूज़ हो रही बल्कि वोल्ट मीटर यूज़ हो रहा है। मींस कि ये जो सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पे आपको बैटरी नज़र आ रही है। बैटरी का क्या मकसद है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तो इस सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, जबकि इस सेल में, गैल्वानिक सेल में केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मीन्स कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो तुसी सेल दी स्ट्रक्चर वेख के घबराना नहीं। ठीक है, आगे हम आने वाले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जी आगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड NaCl produces sodium metal and that of brine solution produces sodium hydroxide। अच्छा, कख भी समझ नहीं आई होगी अजे हुणे तुहानू, वेखते जाओ। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सब्सटेंस टू इफेक्ट ए केमिकल चेंज। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक केमिकल चेंज आएगा। ठीक है, वो केमिकल चेंज क्या आएगा वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की, अब फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कौन सा सोडियम क्लोराइड होता है? जो मेल्ट हुआ हुआ होता है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड को हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब जनरली आप देखें जो टेबल साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ये तो सॉलिड होता है ना, तो जब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। तो जब हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलती है? सोडियम मेटल मिलती है एंड दैट ऑफ ब्राइन सोल्यूशन।
अगर हम ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम इस ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, NaOH जिसका फार्मूला होता है। ठीक हो गया। ये आपके लिए मैं एक सेल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इस तरह का सेल हम यूज़ करेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ठीक है। द corrosion process of iron along with its prevention will be discussed in detail। अब आयरन को जंग कैसे लगता है, आयरन करोड कैसे होता है, और हम आयरन को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो ये तो था जी इंट्रोडक्शन आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।